सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हमारी 74वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी भारतीयों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथियों, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। आज़ाद हुए यानी हम ब्रिटिशों के गुलामी से मुक्त हुए। और ब्रिटिशों के गुलामी से मुक्त होने का ये 74वां वर्ष है। तो हम जो मुक्त हुए, तो हम जो गुलाम थे, तो वो जो गुलामी हमने लड़कर ख़त्म की, तो जो गुलामी लड़कर ख़त्म की गई और जिस आज़ादी की संकल्पना लेकर उस गुलामी को ख़त्म करने वाले लड़े, वो आज़ादी वास्तव में हमको मिली क्या, या जिसके लिए कई हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोगों ने अपने ज़िंदगी की बर्बादी दी और कई सालों तक अपनी पीढ़ियाँ बर्बाद करते हुए जो लड़ते रहे, तो उनके दिलो दिमाग में कौन सा आज़ाद भारत था और वाकई में उस आज़ाद भारत की संकल्पना में हम आज कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जिन जिन लोगों ने इस आज़ादी को पाने के लिए या सही मायने में इस देश को सभी तरह की आज़ादी प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद किया, अपना सब कुछ निछावर किया, उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नाम एक सबसे ऊपर के नामों में से एक नाम है। उन्होंने जो आज़ादी की व्याख्या की थी, उस व्याख्या को पहले हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था, आज़ादी यानी देश को अपना खुद का शासन और सामाजिक रचना करने का पूरा अधिकार, जो बाहर से कोई भी शक्ति या व्यक्ति उसको नियंत्रित ना करे। आगे वो कहते हैं आज़ादी यानी क्या? वो कहते हैं कि अगर जिस तरह का शासन है और जिस तरह का सामाजिक रचना है, तो वो सामाजिक रचना और वो शासन जिस तरह का है, उसके ऊपर वो देश आज़ाद है या नहीं है, ये बात निर्भर करती है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अगर ये शासन और समाज रचना जैसी की वैसी है कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, तो ऐसी समझ लीजिए कि इस आज़ादी का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो इस आज़ादी को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं, संकल्पनाएं, तरह तरह के सपने देखे गए और ये देखते हुए सबसे पहले बाबा साहब ने इस चीज़ की चिकित्सा की कि ये देश गुलाम क्यों हुआ, क्या वजह है कि ये देश का इतिहास एक हारू की दास्तां रही है। इसमें शक आए, हूण आए, अहीर आए, तुर्क आए, अरब आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, कई लोग आए और इन्होंने यहाँ आकर अपना राज किया। तो इस बारे में बाबा साहब ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने चिंतन किया कि ये देश बार बार गुलाम क्यों हुआ। तो जब इस पे चिंतन करते हुए बाबा साहब के ध्यान में आया कि इस देश के अंदर में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो इस देश के गुलामी को कारणीभूत है, यही कारण बनी है इस देश की गुलामी का। और सबसे पहले बाबा साहब ने जो शोध प्रबंध लिखा, कास्ट, इट्स ओरिजिन, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, जो कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ते हुए बाबा साहब ने एंथ्रोपोलॉजिकल जो सोसाइटी थी उनके सामने रखा, तो यही बात उन्होंने कही कि जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था से जो कास्ट सिस्टम बनी,
उन्होंने उसका जो रीज़न बताया, सुप्रीमसी ऑफ इंडोगमी ओवर एक्सोगमी, यानी जात के बाहर शादी करने की जो बात थी उसके ऊपर जात के अंदर शादी करने की बात ये हावी हो गई और जात के बाहर की शादियां बंद हुई, जात के अंदर की शादियां शुरू हुई, जिससे जात बनी। वर्ण के अंदर की शादियां चालू हुई, वर्ण के बाहर की शादियां बंद हुई और वर्ण का रूपांतरण फिर जात में हुआ। और ये जो जात है, ये जात इस तरह से वर्ण का रूपांतरण जात में हुआ और उस जात को रूढ़ करने के लिए, उस जात को जीवित रखने के लिए, उसको चिरंजीवित्व देने के लिए कई नियम बनाए गए जो धार्मिक रूप से थे, जिसमें सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, बहुत सारी चीज़ें थी जो बाबा साहब ने उसमें कहा है। और इस तरह से जो जात बनी, सुप्रीमसी ऑफ एंडोगमी ओवर एक्सोगमी, और बाबा साहब ने ये कहा है कि ये जात फैक्टर जो है ये क्लोज क्लास इज द कास्ट, यानी जो क्लास था वो क्लोज हो गया और उससे जात बन गई। और ये जात जो बनी तो जात के साथ में वो कर्म भी बने, जात के साथ में वो जिंदगियाँ भी कैसी जी जाएगी वो बनी, जात के साथ में उनके अधिकार भी बने, जात के साथ में वो उच्च नीचता भी आई। और इस सारी चीज़ को, जिसको अपन डिसइंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, जिसको डिसइंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं अपन, तो ये डिसइंटीग्रेशन जो हुआ सोसाइटी के अंदर में, तो इस डिसइंटीग्रेशन के कारण हमारे पे हमला करने वाला जो शत्रु होता था उसे बहुत स्कोप मिलता था कि ये एक दूसरे को, जो विरोधी लोग हैं, ये इकट्ठा ना आवे, और आते भी नहीं थे। कई इतिहास के अंदर में हमने देखा कि ये आते भी नहीं थे और इसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। और ये उठाते हुए हमारे देश की आज़ादी कई सालों तक, कई सदियों तक हमारे साथ नहीं थी, हम गुलाम रहे। तो मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था का जो ओरिजिन अपन देखते हैं वेदों में, तो वेदों के अंदर जो पुरुष सूक्त है, तो वो उसके अंदर में, वेदों के अंदर में, पुरुष सूक्त के अंदर में जिस तरह से 4 वर्ण उन्होंने बनाए कि वो तो जो है अनसाइंटिफिक है कि भाई मुंह से ब्राह्मण जन्मा, भुजाओं से क्षत्रिय जन्मा, पेट से वैश्य जन्मा और पाँव से शूद्र जन्मा, ये तो अनसाइंटिफिक है, ठीक है, मगर उसके जो कार्य है, उसके जो कार्य बांटे गए वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों को शिक्षा देने का अधिकार पूरी तरह से दिया गया, गुरु वही बन सकते थे, दूसरा कोई बन सकता नहीं था। पुरोहित्य करने का अधिकार पूरा उनको दे दिया गया। और उसी तरह से क्षत्रियों को लड़ने का अधिकार दिया गया, वैश्यों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, व्यवसाय करने का अधिकार किया, और शूद्रों को, इन तीनों वर्णों का सेवा करने का अधिकार दिया गया। जो कभी गुरु नहीं बन सकता था, जो व्यापार नहीं कर सकता था, जो हाथ में शस्त्र भी नहीं पकड़ सकता था, ना वैश्य हाथ में शस्त्र पकड़ सकता था, ना ब्राह्मण हाथ में शस्त्र पकड़ सकता था। तो इस व्यवस्था में हम अगर देखें तो 4 वर्णों में बांटा गया समाज, यानी 25-25%, अगर 100 में से अपन 100 को डिवाइड किए तो 25-25% आता है। तो 25% अपन क्षत्रिय पकड़े, तो 25% क्षत्रिय अगर लड़ने के लिए धर्म ने उनको लड़ने का अधिकार दिया है, तो उस 25% को अपन ने एनालाइज किए तो उसके अंदर में 12-12.5% महिलाएं हैं। अब 25 में से 12.5% महिलाएं हो गई, फिर उसमें बूढ़े और बालक हैं, उसको 5 से 6% हो जाते, तो बचते कितने लोग? 6% लोग बचते। तो ये 6% लोगों ने लड़ना चाहिए, बाकी के लोगों ने क्या करना चाहिए? तो जब 100 में से 6 ही लड़ेंगे तो जो दुश्मन है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि तुमको गुलाम कर दे, तुमको लड़ाई में हराए, तुमको लड़ाई में पराजित करे। तो इस तरह की जो व्यवस्था चली इस देश में, और इस व्यवस्था के चलते हुए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि सिकंदर जब भारत में आया तो सिकंदर की लड़ाई पुरु के साथ हुई। तो 1 महीना भर यह लड़ाई चली। सिकंदर के पास हार्डली 12,500-13,000 सैनिक थे और पुरु के पास 24-25,000 सैनिक थे। ये लड़ाई महीना भर चली क्योंकि उस वक्त लड़ाई के जो नियम थे कि सूरज ढला की लड़ाई बंद होती थी और सूरज उगता था लड़ाई शुरू होती थी। तो उसका वर्णन, उस लड़ाई का वर्णन मैगस्थेनियस करके जो इतिहासकार था, जो सिकंदर के साथ आया था, उसने लिखा है। उसने ऐसे लिखा कि 1 महीना तक ये लड़ाई चलते रही
और आजू बाजू में जो प्रजा थी पुरु की, वो रोज आती थी खेती करने, खेती करती थी और रोज शाम को अपने घर जाती थी और रोज देखती थी कि अपना राजा हार रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग हाथ में शस्त्र लेकर उस राजा की हार को विजय में परिवर्तित करने के लिए कभी नहीं आए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैगस्थेनियस को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है भाई, कि राजा हार रहा है, उसकी प्रजा उसके साथ में लड़ने के लिए नहीं आ रही। तो ये जो बात थी, और हमको पढ़ाया जाता इतिहास के बुक में, पुस्तक में पढ़ाया जाता इतिहास के, कि पुरु राजा हारने के बाद सिकंदर से कहता है कि मुझे सम्मान से तू रख क्योंकि मैं राजा हूँ। भैया आप हार गए हो, आप गुलाम बन गए हो, उसकी इच्छा है, उसका डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो तो आपको कैसे रखे, क्या रखे। ये हमको इतिहास में पढ़ाया जाता। ये नहीं पढ़ाया जाता कि पुरु क्यों हारा, ये नहीं पढ़ाया जाता। पुरु इसलिए हारा कि पुरु के वक्त में, ईस्वी सन पूर्व 350 के अंदर वक्त की बात है वो, उस वक्त 325-350 की बात है ईस्वी सन पूर्व की। उस वक्त जो लड़ाई हुई तो उसमें वेदों के हिसाब से, पुरुष सूक्त के हिसाब से सिर्फ क्षत्रियों को लड़ने का अधिकार था और क्षत्रिय लिमिटेड थे। वो लड़े, वो हारे और पुरु गुलाम हार गया। तो ये जो बातें चली दी इतिहास भर, तो इसका खोज बाबा साहब ने किया कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। तो गुलाम जातिवाद से हुआ और जातिवाद को नष्ट करना फिर बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद समझा और बाबा साहब कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी भर जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किए, वो आंदोलन, वो संघर्ष और जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, वो राजनीति को देखते हुए बाबा साहब के दिलो दिमाग में इस देश के अंदर की जो कुप्रथाएं हैं, इस देश के अंदर के जो गलत चीज़ें हैं, जो विकृतियां हैं, इसको नष्ट किए बगैर ये देश एक मजबूत देश नहीं बन सकता। ये देश इसके बाद में एक मजबूत और शक्तिशाली देश बन के दुनिया में कैसे खड़ा रहेगा और वो खड़ा रखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन कुप्रथाओं को नष्ट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका सारा का सारा हम देखते हैं बाबा साहब के जीवन चरित्र के अंदर में। ये सारे आयाम, ये सारे संदर्भ वहाँ समटे हुए हमको मिलते हैं। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है इस देश के अंदर में, जिस आदमी ने इस देश को गुलाम करने वाली कुप्रथाओं को नष्ट करके ये देश एक शक्तिशाली देश कैसी बनेगा, ये देश एक सही अर्थ में नेशन कैसी बनेगा जो आज नहीं है, और ये देश पूरी दुनिया के अंदर में एक गौरवशाली इतिहास लेकर पूरी ताकत से कैसा खड़ा होगा, इसके बारे में पूरी ज़िंदगी भर वो लड़ते रहे, वो संघर्ष करते रहे। बाबा साहब का संघर्ष हमने देखा तो आपको ध्यान में आएगा कि 14 ताले का सत्याग्रह रहे, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह रहे, या खोती पद्धति के विरुद्ध का सत्याग्रह रहे, या अपने मजदूरों के जो सत्याग्रह, उनके हकों का सत्याग्रह रहे, या उन्होंने 1942 के बाद में कैबिनेट का जो गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर में जो मजदूर मंत्री थे उनके साथ में उनका PWD, बिजली और वाटर, ये भी उनके चार्जेस थे। तो उनमें जो काम किया बाबा साहब ने, वो पूरा का पूरा जो काम हम देखें, इन टोटलिटी में हम देखें तो उनका पूरा का पूरा काम इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाना, इस देश को इस तरह से खड़ा करना कि यहाँ का हर नागरिक, यहाँ का हर आदमी, यहाँ का हर दलित, हर पीड़ित, हर आदिवासी, इस देश का हर OBC, इस देश की हर महिला, इस देश की हर माइनॉरिटी एक मजबूत तौर पे खड़ी हुए और इस देश को मजबूत करे। क्यों कि कोई भी देश ये नदियों से, नालों से, पहाड़ों से नहीं बनता। कोई भी देश उस देश की जनता से बनता है, और जनता जब सुदृढ़ होती है, जनता ये ताकतवर होती है, जनता ये आज़ादी का अनुभव करती है, जनता ये बंधुभाव का, ये भाईचारे का अनुभव करती है, जनता विकास का अनुभव करती है, जनता विकास में अपना पूरा योगदान देती है, और जनता एक ऐसी विश्वास से एकजुट होकर अपने देश के लिए खड़ी होती है, तब वो देश एक मजबूत देश करके दुनिया में खड़ा होता है। तो इसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन काल में इस देश को मजबूत करने के लिए जो इस देश के अंदर में कमज़ोर लोग थे, वो SC है, ST है, OBC है, महिला है,
इनका सबलीकरण करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनको अधिकार मिलने के लिए, जो अधिकार सदियों से नहीं मिले थे। क्यों? कि हमारे देश के अंदर में 90% जो पॉपुलेशन है, 90% जो लोग हैं, तो ये 90% लोग ये ज्ञानबंदी से गुजरे हुए लोग हैं। सदियों तक ज्ञानबंदी थी, जो सदियों तक के हमारे यहाँ धनबंदी थी, सदियों तक यहाँ व्यवसाय बंदी थी। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है शूद्राणाम मति न दद्यात्, यानी शूद्रों को मति मत दो, यानी इनको ज्ञान मत दो। शूद्रों को मति नहीं देना, और अतिशूद्रों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और शूद्रों और अतिशूद्रों की संख्या हम अगर इस देश में देखें, उनकी आबादी हम देखें, तो ये 90% तक चली जाती है। तीसरी बात है, उन्होंने मनुस्मृति में ये भी कहा है शूद्राणाम धन संचया ब्राह्मणानाम बाधते, यानी शूद्र ने अगर धन संचय किया तो ब्राह्मण को उसकी तकलीफ होती है। तो ये बातें सदियों तक चली, और इसके कारण सदियों तक ये समाज जो SC ST OBC महिला माइनॉरिटी कहलाता है, ये समाज ये ज्ञान से दूर रहा, दूसरी बात धन से दूर रहा, सत्ता से दूर रहा, अधिकार से दूर रहा, और एक गुलामी की ज़िंदगी वो सदियों तक जीते रहा। और इसको जीने के अंदर में, इनको जीने को मजबूर करने में इसी देश के कुछ लोग हैं जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जिनको हम सवर्ण कहते हैं, जो ब्राह्मणी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों ने इनको जानबूझकर धर्म के आड़ में, धर्म का सहारा लेकर, बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति प्रथा मानता है मैं उसको बुरा नहीं समझता, मगर जाति प्रथा को समर्थन देने वाला जो धर्म ग्रंथ है, वो जो धर्म है, उसके लिए कारणीभूत है। उसके कारण वो जाति प्रथा को मानता है, उसके कारण वो अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर मानता है, उसके कारण वो अपने आप को उच्च या नीच मानता है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है, और वो धर्म ग्रंथ की जो पवित्रता है, और धर्म ग्रंथ की जो बात लिखी है, ये हम जब तक नहीं नकारेंगे, उसकी पवित्रता को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, उस धर्म ग्रंथों को हम जब तक खारिज नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश के अंदर से जाति प्रथा को नष्ट नहीं कर सकते। और जब तक जाति प्रथा नष्ट नहीं होगी, तब तक ये देश एक बलशाली देश करके कभी खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी, जब तक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनेगी, क्लासलेस यानी यहाँ जो पूरी संपत्ति है, जो यहाँ के रिसोर्सेस है, ये पूरी तरह से सभी लोगों में समसमान का उसका वाटअप होना चाहिए। यहाँ की जो ज़मीन है, इन ज़मीन के हकदार सभी लोग अपने अपने तरीके से, एडिक्वेट तरीके से, यानी उनको जितने ज़मीन के अधिकार की ज़रूरत है उस तरह से उनको समान रूप से वाटअप होना चाहिए। और तब जाके क्लासलेस सोसाइटी बनेंगे, और कास्टलेस सोसाइटी तब बनेंगी कि यहाँ की जातियाँ नष्ट हो जाएगी। और जब तक इस देश के अंदर की जातियाँ नष्ट नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर की गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर जो संपत्ति है, जो अधिकार है, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहेंगे, तब तक इस देश के अंदर के आज़ादी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शासन, प्रशासन और समाज व्यवस्था ये जब तक समानता के ऊपर खड़ी नहीं होती, जब तक समानता नहीं आती, देखिए समानता एक ऐसी चीज़ है, अगर समानता नहीं है तो आज़ादी को कोई मतलब नहीं है। अगर विषमता है तो विषमता पूरी तरह से स्वतंत्रता को खा जाती है। और इस देश के अंदर में समता नहीं है, और समता न होने के कारण, क्यों कि जब तक समता नहीं आती, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं। समरसता क्या होती है? समरसता यानी भंगी के हाथ का झाड़ू और ब्राह्मण के गले का जनुआ ये साथ में रखने का, यानी उसकी उच्चता उनकी नीचता साथ में रखने का और आपस में मिलने का, इसको समरसता कहने का। ये खतरनाक तरीका है। ये देश को कभी राष्ट्र नहीं बनाएगा, ये देश को कभी नेशन नहीं बनाएगा। मैं आऊँगा, बाबा साहब ने नेशन की क्या थ्योरी रखी है और हम आज कहाँ खड़े हैं 74 साल के बाद में, उसके बारे में मैं आऊँगा। मगर ये जो समरसता की बात है, ये समरसता की बात लोगों को गुलाम रखने की बात है। तो इस गुलाम रखने की बात से हम दूर रहे और इस समरसता को हम खारिज करें, उसको विरोध करें। हमको समता चाहिए, हमको समरसता नहीं चाहिए। यानी तुम्हारी उच्चता इनकी नीचता साथ में रखे और फिर व्यवहार करे, इसको व्यवहार कहा नहीं जाता, इसको व्यवहार कहा नहीं जाता, उसको दूजाभाव कहा जाता है। और इसको हम समरसता को हमने पूरी तरह से, जो आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है समरसता का, ये पूरा लोगों को संभ्रमित करने वाला और फिर से नई तरीके से तुमको गुलाम करने वाला एजेंडा है। इससे हमने इस एजेंडे को हमने नकार देना चाहिए, इस एजेंडे से हमने सावध रहना चाहिए और हमको समता चाहिए। और बाबा साहब ने बताया कि जब तक इक्वालिटी नहीं है,
तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, तब तक भाईचारे का कोई मतलब नहीं है। जब तक आज़ादी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने जो कहा है 25 नवंबर 1949 का उनका आखिरी का जो भाषण है, उस भाषण के अंदर बाबा साहब कहते हैं कि हम एक विसंगतिपूर्ण जीवन में आज प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को हम विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश करने जाएंगे। तो इस विसंगतिपूर्ण जीवन में एक तरफ पॉलिटिकल इक्वालिटी है, यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू है, और दूसरी तरफ जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है, इसके ऊपर बहुत बड़ी भीषण ऐसी विषमता खड़ी है, डिस्पैरिटी है, ज़बरदस्त डिस्पैरिटी है। और ये लोग इस डिस्पैरिटी से, इस विषमता से कल पीड़ित हो जाएंगे। इनकी विषमता से ये जो लोग पीड़ित है, इनकी ये पीड़ा नहीं खत्म होगी, तो ये बड़े ही मेहनत से बनाया हुआ आज़ाद डेमोक्रेसी का मंदिर ये लोग ब्लो अप करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे। इस तरह का इशारा बाबा साहब ने दिया था। और एक इशारा ये भी दिया था उसी भाषण में कि वाकई में ये देश अपनी आज़ादी बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि बाबा साहब जानकार थे, काफ़ी सूक्ष्म अभ्यासक थे दुनिया के और इस देश के इतिहास के, काफ़ी सूक्ष्म अभ्यासक थे। इसलिए उन्होंने कहा था, इशारा दिया था कि ये देश अपनी आज़ादी बचा पाएगा कि नहीं। जब हम 2021 में बात कर रहे हैं, हम हमारी आज़ादी कहीं वर्ल्ड बैंक में छोड़ कर तो नहीं आए, कहीं हमारी आज़ादी हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में छोड़ के तो नहीं आए, हमारी आज़ादी कहीं और छोड़ के तो नहीं आए। इस तरह की आज सिचुएशन है। आज हमारी आज़ादी कोई कारपोरेट सेक्टर के हाथ में तो नहीं गई। आज इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आज ऐसी अवस्था ऐसी है कि जो इक्वालिटी चाहिए, आज 76% प्रॉपर्टी इस देश की सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। आज इस देश का 30% लोग जो है वो एक वक्त की रोटी खाते हैं, एक वक्त भूखे सोते हैं। और इस देश के 74 साल के आज़ादी की ये परिणति है, ये उपलब्धियाँ है, तो वाकई में ये देश आज़ाद है या नहीं है, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमें ये चाहिए कि बाबा साहब ने जो विकर सेक्शन थे, जो विकर सेक्शन, देखिए कि जब तक विकर सेक्शन सशक्त नहीं होते तब तक देश सशक्त नहीं होता। कुछ मुट्ठी भर लोग सशक्त होने से, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा आने से, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता आने से कोई देश सशक्त नहीं होता, देश वैभवशाली नहीं होता और देश सम्मानजनक परिस्थिति में जी नहीं सकता। आज हम ये देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में ये देश, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य पानी और शिक्षा इसके ऊपर में खड़ा है, उसमें हम बांग्लादेश से भी पीछे, हम श्रीलंका से भी पीछे। अब यहाँ की जो एक इंटरनेशनल सर्वे है वो कहता है कि इंडिया में सिर्फ 4% डेमोक्रेसी है। इस 4% डेमोक्रेसी को लेकर हम दुनिया में डंडोरा पीटते हैं कि हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ी होना और मजबूत होना, सर्वव्यापी होना, इसमें फर्क होता है। हम बड़ी यानी पॉपुलेशन बड़ी है, इसलिए हम कहते हैं, हम उसका एसेंस कितना है, वो कितने परसेंट में यहाँ इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स है वो कितनी डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, ये उसका गला घोटा जाता है। ये भी सबसे बड़ी बात है। और आज हम इस ऐसे मंजर पे खड़े हैं कि आज़ादी पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, डेमोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इस देश के विकास पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इस देश के लोगों के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और ये अगर हमारी 74 साल में उपलब्धियाँ है तो वाकई में हम जो आज़ादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो त्याग दिया, जिन्होंने जो सपने देखे, उस सपनों से हम कोसों दूर है, ऐसी हमको आज कहना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का जो सबसे कमज़ोर वर्ग था दलित, उस दलित वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लड़ाई की। लड़ाई देते हुए उन्होंने उनके हाथ में शस्त्र भी, सबके हाथ में एक शस्त्र बाबा साहब ने दिया, वो मताधिकार का शस्त्र है। उस मताधिकार के शस्त्र से उनको लगा कि ये सारे लोग अपने ऐसे लोग चुनेंगे संसद के अंदर में या विधिमंडल में कि जो लोग चुन कर आकर इनकी जो दुख है, इनकी जो दारिद्र्य है, इनकी जो समस्या है, इनकी जो गरीबी है, इनके जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों को वो ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे नष्ट करेंगे और इनको मुख्य प्रभाव में लाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर किसी को प्रौढ़ मताधिकार दिया। साइमन कमीशन के सामने जाकर उन्होंने जब कहा कि हमको प्रौढ़ मताधिकार चाहिए,
अभी तो 18 साल हुए, पहले 21 साल के ऊपर का हर महिला को, हर पुरुष को, वो कोई भी जात का रहे, कोई पंथ का रहे, कोई धर्म का रहे, किसी भी विभाग का रहे, कोई भी भाषा बोलने वाला रहे, उसको हर किसी को मताधिकार देना चाहिए। क्यों कि फर्स्ट इंडिया एक्ट में ये मताधिकार ये सिर्फ उन लोगों को हुआ करता था जिन लोगों के पास में ज़मीन होती थी, जिनके नाम से 7/12 होता था, या जो पढ़े लिखे होते थे। इस चीज़ को बाबा साहब ने ख़त्म किया, और ख़त्म करके सेकंड इंडिया एक्ट में जब ये हमको मताधिकार मिला, सबको प्रौढ़ मताधिकार मिला, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे मुक्ति का शस्त्र हमारे को बाबा साहब दे कर गए, मगर हम उनका उपयोग नहीं किया। क्यों कि इस देश में जो भी लोग आए, एक तो जो कांग्रेस ने राज किया इस देश के अंदर में कई सालों तक, तो कांग्रेस को इस देश में संविधान सक्सेसफुल नहीं करना था, लागू ही नहीं करना था, और आरक्षण लागू ही नहीं करना था। आरक्षण के ऊपर में वो गंभीर नहीं थे, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं थे। इवन तो आरक्षण के विरोधी रहे हैं ये लोग, और इन्होंने इस पर राज किया। आरक्षण खत्म करना है तो हमने किन लोगों को चुन के दिए? हमने उन लोगों को चुन के दिए जो हमारे हित शत्रु है, हमारे हित के खिलाफ है, हमारे विकास के खिलाफ है। और ये फेल्यूर जो है, 74 साल के आज़ादी के हम दिन पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये फेल्यूर हमारा भी फेल्यूर है। हम भी गलत लोगों को चुन के दिए, चाहे उसमें कुछ फ्लॉज हो गए, मगर हमने जो वोटिंग किया है वो गलत लोगों को वोटिंग किया है, उन अच्छे लोगों को हमने वोटिंग नहीं किया। और आज जो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू है, उस वैल्यू को जीरो किया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी, जब आर्थिक और सामाजिक विषमता खत्म नहीं होगी, तब तक ये मूल्य नहीं आएगा। 1 मैन 1 वोट 1 मूल्य, ये मूल्य नहीं आएगा। और ये मूल्य इन्होंने लाने नहीं दिया। क्यों कि इस देश की संपत्ति और इस सामाजिक रचना इस तरह से रखी कि मुट्ठी भर लोग आज भी इस देश पर राज कर रहे हैं। और आज ये जो राज करने का जो सिलसिला सालों से चालू है, तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। यानी अंग्रेज जो गए, तो उसी मानसिकता के जो लोग थे, जो वर्ण व्यवस्थावादी थे, जो यहाँ जाति श्रेष्ठत्व लेकर चले थे सदियों तक, उन्हीं लोगों के हाथ में ये पूरी की पूरी सत्ता गई। और उन लोगों ने ये सत्ता को नीचे तक, हर आखिरी सिरे के आदमी तक, SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं तक जाने नहीं दिया, रोक के रखा। और आज इस अवस्था में हम एक नारा सुनते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का नारा सुनते हैं। वाकई में ये देश राष्ट्र है? बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की मैं राष्ट्र की व्याख्या आपको बता दूं तो आपको ध्यान में आएगा कि बाबा साहब ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेशन नेवर एग्जिस्ट, इट हैज़ टू बी बिल्ट। देश एग्जिस्ट होता है, राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं होता, राष्ट्र को बनाना पड़ता है। तो वो राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र का डेफिनेशन क्या है? किसको हम राष्ट्र कहेंगे? तो मैं आपको बाबा साहब के जो लिखा है बाबा साहब ने, मैं आपके सामने में रखता हूँ। बाबा साहब नेशन के बारे में कहते हैं, ए नेशन इज नॉट ए कंट्री, ए नेशन इज नॉट ए कंट्री इन द फिजिकल सेंस, वॉट एवर डिग्री ऑफ जियोग्राफिकल यूनिटी इट में पजेसेस। यानी नेशन जो है ये जोग्राफिकली कैसा भी हो, किसी भी किस्म का हो, मगर वो कंट्री होती है, नेशन नहीं होता। ए नेशन इज नॉट ए कंट्री इन द फिजिकल सेंस, वॉट एवर डिग्री ऑफ जियोग्राफिकल यूनिटी इट में पजेस। ए नेशन इज नॉट ए पीपल सिंथेसाइज बाय कॉमन कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन और कॉमन रेस। बाबा साहब कहते हैं कि नेशन उनसे भी नहीं बनता, उन लोगों से नहीं बनता जिनका लैंग्वेज कॉमन है, सरी की लैंग्वेज है, जो सरी के रेस से आए हुए या सरी के रिलीजन से आए हुए, उनसे भी नेशन नहीं बनता। जब हम हिंदू राष्ट्र की व्याख्या करते हैं RSS वाले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर में वो राष्ट्रवाद की संकल्पना रखते हैं, बाबा साहब कहते हैं ये गलत है। रिलीजन के ऊपर में राष्ट्र कभी खड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब आगे कहते हैं, नेशनलिटी इज ए सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल फीलिंग। बहुत महत्व की बात कही है बाबा साहब ने। नेशनलिटी इज ए सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल फीलिंग, ये हर आदमी का
मनोवैज्ञानिक भावना है नेशनहुड, यानी जो नेशन जो होता है हर व्यक्ति की एक मनोवैज्ञानिक भावना है, एक स्ट्रांग फीलिंग है, वो एक महत्वपूर्ण भावना है, एक ज़बरदस्त ऐसी भावना है जो नेशन को बनाती है। और बाबा साहब आगे कहते हैं, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेंटिमेंट्स ऑफ वननेस विच मेक्स दोज हु आर चार्ज विथ इट फील दैट दे आर कीन एंड कीथ। बाबा साहब आगे कहते हैं, ये एक संगठित रूप से एक इस तरह की संवेदना है कि जो एक रूप करती है और इस फीलिंग को, इस भावना को डेवलप करती है कि हम सारे लोग जो है ये हम एक दूसरे के रिलेटिव है, हम एक दूसरे के परिवार से हैं, हम एक दूसरे के ब्लड रिलेटिव हैं, हम एक दूसरे से रक्त संबंध रखते हैं। और ये जो भावना है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉन्शियस ऑफ काइंड विच बाइंड्स टुगेदर दोज हु आर विद इन द लिमिट्स ऑफ किंडर। यानी ये जो भावना है, ये जो इस तरह की चेतना है, ये चेतना हमको इकट्ठा लाती है कि हम सब लोग इकट्ठा है, हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे के खून के रिश्तेदार हैं। ये भावना सभी लोगों में देश के जब आती है तब एक नेशन बनता है। आगे कहते हैं बाबा साहब, इट इज़ अ लॉन्गिंग टू बिलोंग्स टू वन ओन ग्रुप। यानी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए हर किसी के अंदर में, बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि हम सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम सब लोग एक दूसरे के रक्त संबंध रखते हैं और इसलिए हम सब लोग एक हैं। तो इस फीलिंग्स को ही बाबा साहब कहते हैं कि दिस इज़ द एसेंस ऑफ विच इज़ कॉल्ड ए नेशनैलिटी एंड नेशनल फीलिंग। इसी को बाबा साहब ने 1943 में इस व्याख्या को रखा था कि इसी को हम नेशन के बारे में कि नेशनहुड कहते हैं जिसको, कि हम नेशनैलिटी जिसको कहते हैं और नेशनल फीलिंग जिसको कहते हैं। तो ये है राष्ट्रवाद, ये है राष्ट्र के प्रति समर्पितता, ये है राष्ट्र निर्माण की ये प्राइमरी कंडीशन। आगे बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब आगे आर्गू कहते हैं नेशनैलिटी के ऊपर में ही, क्योंकि ये बहुत महत्व का है। हम 74 साल हुए, 74 साल के बाद में हम नेशनैलिटी एक राष्ट्र करके हम कहाँ खड़े हैं ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, द पॉइंट इज़ दैट नेशनैलिटी इज़ नॉट प्राइमरीली ए मैटर ऑफ geography. The point is that nationality is not primarily a matter of geography, culture or language. ये nationality, ये यानी राष्ट्रवाद ये जो भौगोलिक परिस्थिति है या सीमा रेखाएं है देश की, या एक संस्कृति है या लैंग्वेज है, इससे कोई संबंध नहीं रखता। नेशनैलिटी इससे कोई संबंध, राष्ट्रवादी से कोई संबंध नहीं रखता। नेशन इज नॉट ए फिजिकल थिंग इन विच सर्टन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कॉमनलिटी ऑफ लैंग्वेज, रेस, टेरिटरी परसिस्ट। ये कोई ये फिजिकल वस्तु नहीं है कि जिसके कारण ये एक डिसाइड होगा कि भाई इस तरह की लैंग्वेज है तो नेशन हो गया, इस तरह का कल्चर है तो नेशन हो गया, इस तरह का रिलीजन है तो नेशन हो गया, इस तरह का भौगोलिक परिस्थिति तो नेशन हो गया। इससे नेशन बनता नहीं है। बाबा साहब आगे कहते हैं, नेशन ऑन द कॉन्ट्ररी इज ए स्पिरिचुअल इट इज ए स्पिरिचुअल बाइंडिंग पीपल इनटू ए डीप कॉमरेडशिप। यानी बाबा साहब कहते हैं, नेशन ऑन द कॉन्ट्ररी इज ए स्पिरिचुअल बाइंडिंग पीपल। स्पिरिचुअल बाइंडिंग है ये स्पिरिचुअल बाइंडिंग है हर आदमी का एक दूसरे के साथ में, जो बंधुभाव से बाइंडिंग है। उन्होंने कॉमरेडशिप जो कही है, कॉमरेडशिप यानी बंधुभाव। तो ये कॉमरेडशिप से जो हम एक दूसरे को देखते हैं, बंधुभाव से हम जब देखते हैं, मैत्री भाव से हम जब देखते हैं एक दूसरे को और फील करते हैं और उससे बिहेव करते हैं, वही नेशनहुड है, वहीं से नेशन की शुरुआत होती है। आगे बाबा साहब कहते हैं, नेशन के बारे में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नेशन नहीं है और जब तक हम नेशन नहीं है तब तक हम दुनिया के अंदर में खड़े नहीं हो सकते। तब तक हमारी जो कुरीतियाँ है, हमारे अंदर की जो डिस्पैरिटी है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तब तक विषमता हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आखिरी बाबा साहब का जो कोटेशन है आपको
यहाँ आपके साथ में शेयर करता हूँ। नेशनलिटी इज़ ए सोशल फीलिंग। देखिए बहुत बड़ी बात कही है बाबा साहब। नेशनलिटी इज़ ए सोशल फीलिंग ऑफ ए कारपोरेट सेंटिमेंट ऑफ वननेस। ये एक सामाजिक भावना है जो संगठित रूप से एक चेतना को जन्म देती है। ये एक सामाजिक भावना है, नेशनैलिटी ये सामाजिक भावना है जो संगठित रूप से एक होने का, हम सब एक हैं, इस तरह की चेतना को जन्म देती है। इट इज़ ए फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, like mindedness, possessing things in common in life, of communication, participation and sharing with all those who constitute one nation। यानी एक नेशन के अंदर में जो लोग आते हैं उनका कॉन्शियस यानी उनकी चेतना, इस चेतना को लेकर वो हर चीज़ में सरी का पार्टिसिपेशन आता है, उनका शेयर सरी का आता है, और कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे का जो व्यवहार होता है वो उच्च नीचता का नहीं रहता, वो बंधुभाव का रहता है, मैत्री का रहता है, वो एक ऐसी स्तर पे रहता है जहाँ समानता होती है, और उस समानता को लेकर एक नेशनल फीलिंग बनती है, एक सोशल फीलिंग बनती है, एक सेंटीमेंट बनते हैं और तीव्र भावनाएं बनती है जो नेशन के प्रति उस समाज को लेके जाती है। तो आप बाबा साहब आगे बोलते हैं, इन दिस सेंस नेशन इज ए सोसाइटी वेयर देयर इज एन अनलिमिटेड स्कोप फॉर सोशल एंडोसमिस। ये बहुत बड़ी बात कही है बाबा साहब ने कि ये जब ये सेंस बनता है तो जो सोसाइटी है जो लोगों से बनी हुई है वहाँ इतना बड़ा स्कोप बनता है कि एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हो, एक दूसरे से हम समर्पित हो, एक दूसरे के साथ हर किस्म का हम नैतिकता का व्यवहार करें, हर किस्म के साथ में किसी भी तरह का हम कोई भी तरह का भेदभाव न करते हुए एक दूसरे के साथ हम मिल जाए, हम घुल जाए और एक वननेस यानी एक हो जाए। तो इस तरह की भावना इसमें बड़े पैमाने पे पलती है और तब जाके एक नेशन तैयार बनता है। नेशन इज़ ए डेमोक्रेसी, बाबा साहब कहते हैं नेशन ये प्रजातंत्र भी होता है। ए मोड ऑफ एसोसिएट लिविंग, ये इस तरह का है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से रक्त संबंध है, इस तरह की भावना से हम रहते हैं और परस्पर संयुक्त रूप से हम एक कम्युनिकेशन भी रखते हैं, जो कम्युनिकेशन इसको एक देश बनाता, देश को एक नेशन बनाता है, और वो नेशन में हम समता, स्वातंत्र्य और बंधुता का पूरा एहसास करते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आने वाली हर समस्या के साथ में हम मिलजुल कर पूरी ताकत के साथ वननेस के साथ, वननेस नाम की वननेस बाबा साहब ने यूज़ किया है कि हम एक हैं, हम एक हैं। हम रोज़ बोलते कि हम सब भारतीय, मेरे भारतीय सब मेरे भाई बहन हैं, हम इसमें कहते हैं, मगर जब व्यवहार में आते हैं, जब हम स्कूल में कहते हैं, व्यवहार में जब आते हैं तो ये जाति का, वो जाति का, ये गरीब है, वो अमीर है, ये इस कास्ट से आता है, वो वहाँ से आता है, ये लैंग्वेज का है, वो लैंग्वेज का है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमको बांटती है, जिन्होंने हमको गुलाम करके रखा है, जो अभी भी सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो गुलामी के समय था वही सोशल स्ट्रक्चर आज भी है, वो रचना आज भी वैसी है शासन प्रशासन की जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और आज भी है। तो इसको हम आज़ादी नहीं कह सकते। बाबा साहब की व्याख्या में ये आज़ादी नहीं है, और ये आज़ादी तभी होगी जब बाबा साहब की जो नेशनहुड की जो बात है, जो नेशनलिज्म की जो बात है वो खड़ी होगी और यहाँ समता आएगी और यहाँ की डिस्पैरिटी ख़त्म होगी, यहाँ के संपत्ति का बराबर वाटअप होगा, यहाँ की कुरीतियाँ ख़त्म होगी, यहाँ की जो क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनेगी, तभी जाके ये देश खड़ा होगा। 74 साल के अंदर में हम जब इस देश को इस बाबा साहब की ये नेशन की व्याख्या में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस व्याख्या को शायद इस देश ने छुआ तक नहीं है। और हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र रिलीजन के ऊपर खड़ा है, जो रिलीजन ये ब्राह्मणी और वैदिक रिलीजन है, ये हिंदू रिलीजन नहीं है, क्योंकि हिंदू ये शब्द कहीं भी ना वेदों में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में है, ना रामायण में है, ना महाभारत में है, कहीं भी ये शब्द नहीं है। इस शब्द के यूज़ करके अपना ब्राह्मणी वर्चस्व, अपना उच्च जातीय वर्चस्व ये लोग फिर से बनाना चाहते हैं, और इस वर्चस्व के अंदर ही पूरे देश को समेट कर सारी संपत्ति, सारे अधिकार को समेट के बाकी 90% लोगों को फिर से गुलाम करना चाहते हैं। तो ये बात तो हम सोचें, इसके ऊपर समझें और हमारी सही आज़ादी के तरफ ये
ये हम बढ़े और सही आज़ादी क्या होती है इसके ऊपर हम चिंतन करें, मनन करें, और जो आज हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसको हम भी कितने जिम्मेदार हैं ये भी हम डिसाइड करें, और हम जिनको आज तक होड़ दिए है, किन लोगों को होड़ दिए, क्यों दिए है, इसका भी चिंतन करें। और सही मायने में मुक्ति जो जिसे बाबा साहब ने कहा कि मुक्ति क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी और यहाँ की डिस्पैरिटी जो है आर्थिक और सामाजिक, ये ख़त्म होना, और तभी उसको डेमोक्रेसी सही मायने में आएगी। और जो वैल्यू है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इस वैल्यू को लाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से उपभोग करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज़ के ऊपर है। उस 90% लोगों के लिए फंडामेंटल राइट कोई मायने नहीं रखते, जो आज भी गरीबी में जीते हैं, जो आज भी सामाजिक दुरावस्था में जीते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में जीते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ कागज़ के ऊपर में वो है। उनके मायने अगर अपने को बदलने हैं, वो सही मायने में अपने जीवन में लाना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम किसके साथ खड़े रहे और किन को हम वोट दें, किन को न दें, और किन के लिए हम काम करें, किन के लिए न करें। और संगठित रूप से ये जो वर्चस्ववाद है, जो ब्राह्मणी वर्चस्ववाद है, जो उच्च जातीय वर्चस्ववाद है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का वर्चस्ववाद है, हम आज भी गुलाम हैं। और ये गुलामी को नष्ट करना, ये हर किसी ने अपने ज़िंदगी का मकसद जब तक हम बनाते नहीं, तब तक हम भी मुक्त नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी मुक्त नहीं होगी। आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए हमको हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।